नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक लोढ़ा। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, अगर हम बात की 8 नवंबर 2016, वो जो ये दिन है पूरे विश्व के इतिहास पे काफी अलग तरीके से देखा जाएगा। एक चीज तो ये कि उस दिन अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका चुनाव हुआ, वो शायद तक आपके लिए पॉजिटिव रहा। दूसरी तरफ उसी दिन डीमोनेटाइजेशन का देश के अंदर ऐलान हुआ, तो वो कहा जा रहा है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव रहेगा। तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? जी, 8 नवंबर बिल्कुल दुनिया में याद रखा जाएगा कि उस दिन दो हिस्टोरिक ऐतिहासिक चीज़ें हुई। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ जो देश के लिए और अमेरिका के लिए अच्छा होगा, और मेरा मानना है कि भारत के लिए भी अच्छा होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, उससे ना केवल शॉर्ट टर्म में पर लॉन्ग टर्म में भी भारत में बहुत ही एक बड़ा चेंज आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारे व्यू से दोनों ही बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, और देश जैसे आगे बढ़ेगा वैसे हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा मिलेगा। और रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि इकोनॉमी से बहुत क्लोजली जुड़ा रहता है, जैसे अर्थव्यवस्था चलती है, जैसे जीडीपी ग्रोथ होती है, वैसे रियल एस्टेट का भी ग्रोथ होता है। तो हमारा हमको बहुत ही पॉजिटिव मूव लगता है। और भले ही आज एक्सपर्ट्स कुछ भी बोलें, एक्सपर्ट्स कई सालों से कई चीज़ें बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन जीते उसके एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरा मानना ये है कि जो देश में जो चीज़ देश को ताकतवर बनाएगी उससे हर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट को भी। सर, आपने जैसे ही कहा कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भी पॉजिटिव है, तो सर क्या ये जो ब्रांडिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं आपको मदद करती है, और क्या आप माने कि आगे चलकर आप इसका प्रीमियम भी लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप और जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत ही अपना एक बड़ा नाम बनाया है। जो राष्ट्रपति बने उसके पहले से दुनिया में बहुत बड़े शहरों में बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें उन्होंने बनाई हैं, और सब जगह उनको प्रीमियम मिलता है। हमने जो ट्रंप टावर मुंबई में उनके साथ में बना रहे हैं, उसमें भी 2014 में लॉन्च हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे उसकी लॉन्च के लिए, और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 60% से ज़्यादा बिक चुका है। तो डेफिनेटली ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के जो अच्छी रेपुटेशन है और डोनाल्ड ट्रंप की एक सक्सेसफुल आदमी की रेपुटेशन है, उससे उनके सभी प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा मिलता है, उनके मुंबई वाले प्रोजेक्ट्स को भी फ़ायदा मिलता है। सर, तो अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 60% तक का ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो हो चुका है, तो सब और किस तरह से अब इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं? प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट शुरू है, और जैसे ही बाकी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं वैसे वो भी आगे बढ़ रहा है। सर, एक चीज़ और, जैसा कि डीमोनेटाइजेशन पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बुरी तरह से ब्लीड कर देगा, जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, तो आप एक तरह से मानेंगे कि ये एक मौका है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, या फिर ये डिमोनेटाइजेशन ऐसी चीज़ है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पीछे चला जाएगा, या फिर ऐसा कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है? जी, रियल एस्टेट सेक्टर एक शब्द को यूज़ करते के पहले अपने समझना चाहिए कि हर शहर का अपना एक मापदंड है, और हर सेक्टर में रियल एस्टेट अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। मुंबई जैसे शहर में, बेंगलोर में, पूना में रियल एस्टेट में कैश का इन्वॉल्वमेंट, जो एक बोलते हैं कि ब्लैक मनी पार्क करने के लिए रियल एस्टेट को यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और बहुत लिमिटेड पॉकेट्स में है। मे बी सेकेंडरी सेल्स में, जो रीसेल जिसको बोला जाता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके चलते हुए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मेरे घर पे जो किराना वाला है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और सब लोगों ने बात करनी शुरू की कि भाई डीमोनेटाइजेशन से सब कुछ बदल जाएगा, तो हमने भी उससे पूछा, भाई आप पहले तो पेमेंट नॉर्मली आप कैश में लेते हैं, नॉर्मल आप नोट्स में पेमेंट लेते हैं, तो अब आप क्या हमको, अगर हम आपको चेक में पेमेंट करेंगे तो आप हमको डिस्काउंट देंगे क्या 30% का? तो वो हंसने लगा, और उसके हंसने का कारण ये है कि जो चीज़ की जो वैल्यू है वो वैल्यू वैसी ही बनी रहेगी। उससे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया है कि कोई नोट्स की वैल्यू आपकी चली गई है। अगर आपका पैसा सही पैसा है, आप बैंक में जाएं, आपका पैसा दें और आपको नए नोट मिल जाएंगे। इसके चलते हुए जो
बड़ा फ़ायदा और चेंज इकोनॉमी में होने वाला है कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होंगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पिछले सप्ताह कहा कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो हर जो खरीदार है, घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे या जो कुछ भी वो खरीदना चाहे, उसके हाथ में परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति बढ़ती है। अगर जो माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स 1 से 2% कम होंगी तो जो EMIs हैं, घर की EMIs, वो 10 से 15% कम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि सेम जो सैलरी तनख्वाह का आदमी है वो 15% ज़्यादा या तो लोन ले सकता है या उसका खर्चा 15% कम हो जाएगा। इसके चलते हुए भारत में जो हमारी डेमोग्राफिक स्थिति है, हमारे लोग काफ़ी यंग हैं, लोगों की शादियां होती हैं, फिर वो अपना घर बसाना चाहते हैं, पूरे देश में अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग की कमी है। ये सब चीज़ें फैक्टर्स को लेते हुए डीमोनेटाइजेशन का कोई रियल एस्टेट सेक्टर पे नेगेटिव असर लॉन्ग टर्म में ना पड़ेगा। उसके खाली जहां असर नेगेटिव पड़ेगा वो वहां पर है जहां पर कैश का बड़ा यूज़ किया जाता था, जो अब बंद हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत असर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव है। तो सर, क्या जो आपने आपकी ग्रुप के आपके जो टारगेट रखे थे 9,000 से 11,000 करोड़ के इस साल के लिए, तो वो टारगेट अभी इंटैक्ट रहेंगे या उसको आप थोड़ा रिड्यूस करेंगे? जी देखिए, अब डिमोनेटाइजेशन केवल 3 वीक हुए हैं। आई थिंक हमको डेफिनेटली लगता है कि नवंबर का महीना और दिसंबर के महीने में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों का समय नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हटके डीमोनेटाइजेशन से हम कैसे एडजस्ट करें उस पर लगा हुआ है। लोगों ने कई लोगों का दिन बैंकों से अपना कैश चेंज कराने में लगे हुए हैं। लोगों को बाकी उनके जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उसमें जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मेरा मानना है कि नवंबर का महीना डिफ़िकल्टी लोगों की रही है और उससे रियल एस्टेट के अंदर और सभी सेक्टर्स में, मैंने सुना है रिटेल में, ऑटो में, सब में असर पड़ा है। दिसंबर में ये असर कम हो जाएगा। अगर नवंबर में असर 40% था तो दिसंबर में वो 20% घट के आ जाएगा और फिर जनवरी से सब चीज़ विल बी बैक टू नॉर्मल। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि इससे इंटरेस्ट रेट कम होगी, 1 से 2% तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है, तो एक तरह से सर आपकी कंपनी के लिए भी ये है कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आपके ऊपर भी कर्ज काफी ज्यादा है। तो क्या ये माना जाए कि आगे चलते हुए कर्ज के रीफाइनेंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं? जी, बोरोइंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो RBI की डायरेक्टिव्स के अनुसार जो MCLR है वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी उसमें जिन कंपनी ने भी बोरो किया है, जिसने भी बोरो किया है, वो पिछले अगले 12 महीने में कभी ना कभी उनकी इंटरेस्ट रेट्स रीसेट होकर सबको उसका फायदा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके लिए कोई रीफाइनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, एक चीज और, जैसा कि हमने अभी डिमोनेटाइजेशन की तो बात करी ही, इसके अलावा सर जो एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल का पास होना, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप मानेंगे कि रेरा के आने के बाद भी पूरे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी काफी बढ़ गई है और जो छोटे डेवलपर थे जो कुछ भी 19-20 कर देते थे उनके लिए अब मौका नहीं, और उससे जो बड़े डेवलपर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चलते उनके लिए जो मौके बढ़ गए हैं, उनके लिए और मार्केट बढ़ गया है और उनके लिए संभावना और ज्यादा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही इसको समराइज़ किया और मैं दो नहीं, मैं तीसरा फैक्टर GST भी है। आप डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, रेरा ले लीजिए और GST ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक साल के अंदर 3 रेवोल्यूशनरी पाथ ब्रेकिंग चीज़ें की हैं और इन सब चीज़ों से देश की अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। रियल एस्टेट में रेरा आने के कारण, जैसे आपने बताया, जो ऑपरेटर्स लोगों को तंग करते थे, बायर्स को तकलीफ देते थे, उनका पैसा मिसयूज़ करते थे, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। शायद वो लोग सेक्टर छोड़ देंगे और इसके चलते हुए अच्छे डेवलपर्स की सेल्स बढ़ेंगी, अच्छे डेवलपर से लोग खरीदने में आसानी से उनके मन में शांति रहेगी कि अभी हम अच्छी तरह से खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट और लॉ हमको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और इसी के चलते जैसे GST आएगा, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ों से भारत की अर्थव्यवस्था एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है और इसके चलते हुए जो हमारी आज 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगले 5 से 7 साल में ये डबल हो जाएगी। और जब इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है तो फिर सारे सेक्टर्स में अच्छे प्लेयर्स की प्रगति होगी। सर, एक चीज़ और आपसे यही समझना चाहूँगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म में डिमोनेटाइजेशन का भी कुछ असर हो, रेरा का भी थोड़े नॉर्म्स बदलेंगे, तो जो सर आपकी कंपनी की जो IPO का प्लान है तो उसका भी कुछ स्ट्रेटजी बदलेगी, कुछ प्लान बदलेगा, आगे पीछे होगा, या वो सारे प्लान बराबर ही रहेंगे? जी, हमको आज के समय ऐसा कुछ नहीं लगता कि इन चेंजेस की वजह से हमारा कोई IPO का फॉर्म टाइमिंग में कोई चेंज आएगा, परंतु वो तो ऐसे भी मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो उसकी भी अगर कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी टाइमलाइन दे पाए?
आईपीओ से? जी, हमने सोचा है कि अगले 18 महीने में हमारी इच्छा है कि हम पब्लिक इश्यू लाएं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के रूप में हम भी चाहते हैं कि हमारी जैसे ग्रोथ हो वैसे हमारे शेयर होल्डर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उनका भी इस माध्यम से उनकी भी वेल्थ में ग्रोथ हो। तो हमने सोचा है कि अगले 18 महीने में आएगा, बट इट इज़ वो मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अभिषेक लोढ़ा से खास बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है लोढ़ा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक लोढ़ा। सर, अभी एक आम आदमी से जुड़ा सवाल सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 12 से 16 महीने के दरमियान पूरा रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लगिश बिहेव कर रहा है। तो जो घर खरीदने की सोच रहा था तो उसको लग रहा था कि अभी कीमतें थोड़ी डाउन आएगी और अभी जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो माहौल बना है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, हर कोई चर्चा कर रहा है 20% 30% ये वगैरह वगैरह, तो वो वापस होल्ड पे चला गया है कि भैया पहले तो होल्ड पे था ही कि कीमतें और कम आएगी, अब वापस की कीमतें कम होगी। तो उन घर खरीदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर खरीदने के लिए तैयार है बस, लेकिन उसको एक सही टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही एक मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से चेंजेस हो रही है कि वो एक निर्णय नहीं बना पा रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि पिछले कम से कम 5 साल से या उससे भी ज़्यादा पीरियड से एक्सपर्ट्स टिप्पणियाँ करते जा रहे हैं, और मुंबई में, बेंगलोर में, पूना में, जिस शहर में भी अच्छा ट्रांसपेरेंट मार्केट, अच्छे बिल्डर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहाँ पे रियल एस्टेट की प्राइसेस बिल्कुल कम नहीं हुई हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक अच्छे मीडियम तरीके से ऊपर गई हैं। जब मेरे दादाजी ने घर लिया था तब उनको लोगों ने बताया बहुत महंगा ले रहे हो। उसके बाद में ऐसा है कि उस घर से उनके पूरे खानदान आगे बढ़ सका। जब पिताजी ने घर लिया तब भी लोग ऐसा ही कहते थे कि बहुत महंगा ले रहे हो। उस घर के कारण से वो उनको ताकत मिली, एक नया सोचने का तरीका मिला, अच्छे लोगों से मिलने जुलने का उनको मौका मिला और पूरे परिवार में परिवर्तन हुआ। और सेम हर फैमिली की स्टोरी है कि घर खरीदते टाइम हमेशा ऐसे ही लगता है कि महंगा होगा, परंतु सोचना ये चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। अच्छे बिल्डर से खरीद रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अच्छे लोकेशन पे खरीद रहे हो और सही दाम पे खरीद रहे हो। और इसके चलते हुए आज का जो सिनेरियो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी गिरने वाली हैं। आज इंटरेस्ट रेट्स गिरने के पहले दाम जो हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो नॉर्मली डिमांड बढ़ेगी और हो सकता है कि दाम भी ऊपर जाएं। तो आज के समय के अंदर आपका विन विन है कि आप अच्छे दामों पर घर खरीद सकते हैं और आगे कल जब इंटरेस्ट रेट्स जो गिरेंगी ऑटोमेटिकली आपको वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स का फायदा मिलेगा। सर, एक चीज अभी तो हमने बात कर ली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की, तो उसके अलावा अगर हम कॉन्ट्ररी कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ देखें तो आप देखिए स्लगिशनेस कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बनी हुई है। और अब जिस तरह से पूरे, क्योंकि 70% जो डिमांड होती है कमर्शियल रियल एस्टेट में वो ITS सेक्टर से होती है, और अभी जो IT सेक्टर की हालात है और आगे चल के भी इतने अच्छे संकेत नहीं है, तो आप मानेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं है जितने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा मानना थोड़ा अलग है कि एक्चुअली ऑफिस रियल एस्टेट जो कमर्शियल रियल एस्टेट आप जिस तरह बताएं पिछले 18 महीने से काफ़ी अच्छा तरह से परफॉर्म कर रहा है। टेनेंट्स का जो भारत में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए लोकल कंपनीज और बाहर की कंपनी सब भारत में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं और उसके लिए ऑफिस स्पेस का अपटेक काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो जो भी यील्ड प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको मंथली इनकम आती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, आप अब FD में रखेंगे तो पहले अगर आपको साल के 7 लाख मिलते हैं तो अभी आपको केवल 5 लाख मिलेंगे। तो जब इस सिनेरियो में लोग वो पैसा फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लगाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उससे भी अच्छी यील्ड मिलती है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है कि अगर भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो रियल एस्टेट जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि इकोनॉमी ऊपर गई है और रियल एस्टेट नीचे गया है। दोनों साथ साथ में दोनों चले हैं हमेशा और आगे भी साथ में साथ चलेंगे। सर, लेकिन तो क्या, जैसे अगर जहां तक कहा जाता है और आपकी कंपनी की बात करें तो आपका रेजिडेंशियल पे ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू कमर्शियल, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कमर्शियल के भी आपके नए प्रोजेक्ट्स आएंगे?
जी, हमने पिछले 2 साल से कमर्शियल के ऊपर हमारा फोकस बढ़ाया है। आज की तारीख में करीबन 30 लाख वर्ग फुट का कमर्शियल अलग अलग जगह हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू है और अगले साल से उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो हमने कमर्शियल का भी हमारा एक्सपोजर अब बढ़ाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि देश की प्रगति होगी तो कमर्शियल सेक्टर भी का उससे बेनिफिट करेगा। सर एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसे हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में पी निवेश तो बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादातर पी निवेश जो है अक्रॉस द ग्लोब लोग काफी अच्छा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा रीट्स के जरिए भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं पूंजी जुटाना चाहती है, तो आपके मुताबिक क्या रीट्स के जरिए पूंजी जुटाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी तक भी कोई भी ऐसा डेवलपर, बातें हो रही, रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको सामने नहीं आया है। जी, रीट्स का रेगुलेशन काफ़ी रिसेंटली अब क्लैरिफाई हुआ है। जो छोटी मोटी तकलीफें थी उसके वो अब क्लैरिफाई हुए हैं। आई थिंक रीट्स हो, पी निवेश हो या इन जनरल फॉरेन जो फंड्स हैं वो चाहती हैं कि वो इंडियन रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करें। उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि इंडिया का जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी तो रियल एस्टेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करने में उनका फ़ायदा है। और यही एक दुख की बात है कि भारत के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया भर का पैसा इंडियन रियल एस्टेट में लग रहा है, लगना चाहता है। और अगर हम हमारे खुद के लोगों को रियल एस्टेट खरीदने से रोकेंगे तो जो इस ग्रोथ में उनका पार्टिसिपेशन है, जो आज अच्छे दामों पे घर खरीद कर, ऑफिस खरीद कर लॉन्ग टर्म में उनके इनकम में और उनकी वेल्थ में ग्रोथ होगी, वो एक्सपर्ट्स लोगों को गुमराह करके उससे दूर ले जा रहे हैं। कोई एक्सपर्ट्स का कारण ये करने का ये भी है कि वो स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व रहते हैं और रियल एस्टेट में अगर निवेश नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में निवेश होगा। तो आज जो आपके व्यूअर्स हैं उनको सोच समझ के ये सोचना चाहिए कि अगर पिछले 50 साल से एक रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसमें कंटिन्यूसली जब कभी किसी ने भी घर खरीदा है, अच्छे बिल्डर से खरीदा है, अच्छे लोकेशन पे खरीदा है, तो वो ऊपर ही ऊपर गया है और फैमिली में फ़ायदा हुआ है, लोगों की शादियाँ, लोगों के खर्चे, लोगों की एजुकेशन उनके घरों से हुई हैं। तो रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना और ख़रीदना एक अच्छा डिसीजन है और लोगों को किसी भी माध्यम से करना चाहिए, भले ही जब रीट्स आए रीट के माध्यम से करें या खुद घर खरीद के करें। तो मेरा आखिरी सवाल, बस बजट है जो थोड़े दिन दूर ही है, तो जो आने वाला बजट है यूनियन बजट, उससे आपकी क्या उम्मीदें होगी? जो वित्त मंत्री जी ने इंडिकेशन दिया था उनके पहले बजट में कि वो इनकम टैक्स रेट्स को कम करने के बारे में सोचेंगे और 25% तक लाएंगे, तो मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी उसके ऊपर विचार करें और डीमोनेटाइजेशन से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके चलते जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो आदमी अपनी पूरी आमदनी ओपनली बताता है और टैक्स भरता है, उसका गवर्नमेंट को समर्थन करना चाहिए और इंटरेस्ट रेट्स और इनकम टैक्स रेट्स कम कर ये बताना चाहिए कि जो आदमी सच्चा है, अपने इनकम टैक्स पे करता है, उसका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सर कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन जैसा आपने बता दिया कि जो डिमोनेटाइजेशन के जरिए सरकार के पास पैसा आएगा तो उसमें शायद तक ऐलान हो सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कम 7% इंटरेस्ट रेट पर भी बैंक लोन दे सकती है, ये शायद तक बजट के दौरान ऐलान हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको कितना बड़ा मूव मानेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, पूरे हाउसिंग सेक्टर के लिए? प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक जो हाउसिंग फॉर ऑल का की सोच दी है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट, मेरे को लगता है 7.5% इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही सभी के लिए हो जाएगी अगले 12 महीने में, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर गवर्नमेंट 1% की, 1.5% की, 2% की अगर सब्सिडी दे तो कई लोग जो आज घर नहीं खरीद सकते हैं उनको खरीदने में सुविधा होगी और इट विल बी अ वेरी वेलकम डिसीजन। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।